स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो पिछले साल एक आइलैंड के बारे में काफी चर्चा हुई थी और ये जो आइलैंड है दोस्तों उसको 1974 में एक एग्रीमेंट के तहत भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था और इसका नाम है कच्चातीवू आइलैंड। देखिए ये वापस से न्यूज में आ चुका है। बेसिकली आपको पता ही है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके जस्ट पहले बीजेपी के जो तमिलनाडु के चीफ हैं के अन्नामलई, काफी न्यूज में रहते हैं, आई एम श्योर आप जानते होंगे। तो के अन्नामलई के द्वारा आरटीआई फाइल किया गया था इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिसमें काफी चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। ये आप खबर देख सकते हो, आरटीआई रिप्लाई शोज हाउ इंदिरा गांधी सीडेड आइलैंड टू श्रीलंका। और साथ ही साथ इस आरटीआई रिप्लाई में एक और चीज पता चला है कि जो नेहरू जी थे उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कुछ खास इंपॉर्टेंस इसको दिया नहीं था। मतलब कि उनके लिए शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं था ये जो आइलैंड है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे ये जो आइलैंड है वो भारत के पास अगर होता तो हमारे जो मछुआरे हैं उनको काफी फायदा हो सकता था। वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था के अन्नामलई जी के द्वारा एक राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फाइल किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में एक रिप्लाई सामने आया है जिसका मुद्दा आज पीएम मोदी ने भी उठाया और उन्होंने डायरेक्टली हिट किया कांग्रेस को और कहा कि कांग्रेस के डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड था वो भारत से छीन लिया गया और वो श्रीलंका को 1970s में दे दिया गया था। ये आप इनफैक्ट देख सकते हो, पीएम मोदी का ट्वीट भी आया है और उन्होंने कहा है आई ओपनिंग एंड स्टार्टलिंग न्यू फैक्ट्स रिवील हाउ कांग्रेस कैलियसली गेव अवे कच्चातीवू। और साथ ही साथ उनका कहना है कि इसकी वजह से हर एक भारतीय में गुस्सा है एंड रीअफर्म्ड इन पीपल्स माइंड दैट वी कांट एवर ट्रस्ट कांग्रेस, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। खैर इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले मतलब आरटीआई में क्या चीजें सामने आई हैं वो मैं आपको बताऊं, उसके पहले ये कच्चातीवू आइलैंड के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है ताकि तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो कच्चातीवू एक स्मॉल अनइनहेबिटेड आइलैंड है। मतलब आज के डेट में आप देखोगे तो कोई परमानेंट सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर श्रीलंका है और यह है आपका तमिलनाडु, भारत का पार्ट। तो इन दोनों के लगभग बीच में आपको यह आइलैंड यहां पर देखने को मिलेगा और भारत के कोस्ट से हार्डली आई थिंक शायद 20 किलोमीटर के आसपास का ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या हुआ था 1974 तक भारत इसको क्लेम करता था और 1974 में दोनों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को ऑफिशियली सौंप दिया गया था। अगर हम इस आइलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो देखो आइलैंड आपको पता है अक्सर जो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं उसकी वजह से फॉर्म होता है। तो ये जो कच्चातीवू आइलैंड आप देख रहे हो ये भी 14th सेंचुरी में बताया जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ था। और प्रेजेंट डे अगर आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर रामानाथपुरम, जिसको राजा ऑफ रामनाथ, ठीक है, तो जो राजा ऑफ रामनाथ थे उनके द्वारा ये ओन किया जाता था कच्चातीवू आइलैंड, जो कि आगे चलकर आपको पता है ये जो रामानाथपुरम है वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया था। मतलब एक तरह से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यह आइलैंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन क्या होता है 1921 में श्रीलंका भी इसको क्लेम करता है। श्रीलंका और भारत दोनों ही इसको क्लेम करने लग जाते हैं क्योंकि यहां पर जो फिशिंग से रिलेटेड मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है। बेसिकली अगर आप इस पूरे आइलैंड का एरिया देखोगे तो इट्स अराउंड 285 एकड़ के आसपास और जब तक ब्रिटिश रूल था भारत में तब तक इसको ज्वाइंटली एडमिनिस्टर किया जाता था। दोनों भारत और श्रीलंका दोनों इसको एडमिनिस्टर करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप यूएन का कन्वेंशन वगैरह देखोगे आपको पता होगा कि अगर कहीं पर भी आपके पास आइलैंड है किसी एक जगह तो आपको पता है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और उससे क्या होता है बेसिकली आपके कोस्ट से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक यहां पर आप उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। फिशिंग हो गया, बाकी चीजें हो गई। हाँ ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो दो कंट्रीज के लैंड एक ही साथ पड़ते हैं और दोनों क्लैश करते हैं तो उन दोनों देशों को मिलकर उसमें बंटवारा करना होता है। दोनों देश को डिसाइड करना होता है कि कहां तक वो अपना जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो रखेंगे। तो क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो आइलैंड का पिक्चर आप देख रहे हो, यहां पर ये फिशरमैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। जो फिशरमैन है दोनों देशों के, भारत के और श्रीलंका के, दोनों चाहते थे कि ये आइलैंड उनके पास आए
लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 1974 में क्या हुआ, यहां पर एक मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया गया भारत और श्रीलंका के बीच में। और आप देख सकते हो ये इस तरह से जो लाइन है मैरीटाइम एग्रीमेंट की, ये पास होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताया था दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो वो तो आपका क्लैश कर जाता है यहां पर, क्योंकि श्रीलंका भी पास में है, भारत का भी बाउंड्री पास में है। तो इसकी वजह से दोनों देशों ने डिसाइड किया कि ये वाला जो लाइन है वो आपका मैरीटाइम बाउंड्री होगा, जिसकी वजह से ये जो कच्चा तीवी वो जो आइलैंड है वो श्रीलंका के अंडर में आ गया था। और इसकी वजह से बहुत से लोग भारत में भी नाराज थे। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो ये आइलैंड हमारे पास होता तो हमारे जो फिशरमैन हैं वो वहां तक जा सकते थे, उसके आगे भी थोड़ा जा सकते थे और फिशिंग कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में उनको अपने बाउंड्री तक ही सीमित रहना होता है। और कई बार अक्सर आप न्यूज भी देखते होंगे कि कई सारे जो भारतीय मछुआरे हैं उनको श्रीलंका की पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वही इशू आता है, क्योंकि अक्सर क्या हुआ कि देखो स्टार्टिंग में जब भारत का जो शेल्फ आप देख रहे हो, यहां तक जब तक फिशिंग अच्छे से हो जाती थी, जो मछुआरे हैं उनका पेट भर जाता था कि भाई हमने अच्छा खासा फिश पकड़ लिया है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे यहां पर जो कोस्टल एरियाज हैं, यहां पर जो फिश जो क्वांटिटी है वो कम होने लग गई। तो इसकी वजह से मछुआरे थोड़ा सा डीप वाटर्स में जाना चाहते थे, और इसी की वजह से अक्सर क्या होता था कि वो मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर जाते थे, और उसकी वजह से श्रीलंका की पुलिस उनको पकड़ लेती थी। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये आइलैंड हमारे पास होता तो इससे भारत को काफी सारा बेनिफिट हो सकता था। अब देखिए इससे हुआ क्या, 1974 में तो यहां पर जो 4 एग्रीमेंट साइन किए गए थे, इसके तहत ये वाला जो आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दिया गया था। इसके रिस्पॉन्स में मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1991 में, और उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि ये जो कच्चा तीवो आइलैंड है ये भारत को बिलोंग करता है, इसे भारत को श्रीलंका को नहीं देना चाहिए, और भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ये आइलैंड जो है वो वापस हमारे पास आ जाए। इनफैक्ट 2008 में तो मैं आपको बता दूं, जो उस समय की चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, जयललिता जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, और उन्होंने कहा कि जो 2 ट्रीटी साइन की गई थी भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें कच्चा तीवो आइलैंड गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर अब ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता था। अल्टीमेटली ये डिसीजन भारत सरकार को ही लेना पड़ता। और ऑब्वियस सी बात है, आपने एक बार कोई अपना जो लैंड है, कोई चीज़ है, अगर आप किसी देश को दे देते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ कि आप वो आइलैंड या फिर कोई लैंड वापस ले सको। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो आरटीआई अभी इसमें कई सारी चीज़ें रिवील की गई हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बीजेपी के तमिलनाडु चीफ हैं के अन्नामलई, उन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल किया था, और देखिए उससे जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। उसमें यह पता चलता है कि भारत ने कच्चा तीवो आइलैंड का जो डिस्प्यूट है उसको सीरियसली लिया ही नहीं, मतलब कि वो बहुत हम नेग्लेक्ट करते रहे। और वहीं दूसरी तरफ जो श्रीलंका था वो काफी स्ट्रांगली पिच करता रहा। श्रीलंका का हमेशा एकदम स्ट्रांग स्टैंड होता था कि ये आइलैंड तो हमारा ही है, ये आइलैंड हमारे पास आना चाहिए, लेकिन वही स्टैंड भारत ने नहीं लिया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब देश आजाद हुआ था ब्रिटिशर से, जब हम आजाद हुए थे, उसके बाद अगर आप देखोगे जो श्रीलंका है, उस समय आपको पता ही होगा सिलोन कहा जाता था इसको, उन्होंने भारत की नेवी को कह दिया, और आपको पता है उस समय रॉयल इंडियन नेवी हुआ करती थी, तो भारत की नेवी को कह दिया कि आप हमारे परमिशन के बिना कच्चा तीवो आइलैंड पर किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। और इनफैक्ट अगर आप देखिए तो 1955 में जो श्रीलंका की एयरफोर्स है उन्होंने अपना खुद का एक्सरसाइज होस्ट किया था, और श्रीलंका लगातार कंसिस्टेंटली प्रेस करता रहा कि ये आइलैंड हमारा ही है। एंड डिस्पाइट इनिशियल चैलेंज, मतलब भारत ने इनिशियली थोड़ा बहुत बोला कि श्रीलंका को कि देखिए ये आइलैंड हमारा ही है, हम हमेशा से इस पर रूल करते आए हैं, आपका इस पर कोई हक नहीं बनता। तो भारत का जो स्टैंड है वो धीरे धीरे करके इनडिसिसिवनेस की तरफ बढ़ता गया, मतलब हम एकदम स्टैंड, हमें जो पोजीशन लेनी चाहिए थी, फर्म पोजीशन लेनी चाहिए थी, वो हमने लेना छोड़ दिया। और इसका एक कारण मैं आपको बताता हूं, जो आरटीआई में सामने आया, देखो ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आरटीआई में जो भी कुछ बोला गया मैं आपको बताता हूं। उसमें यह बताया गया है कि कैसे पीएम, उस समय के जो पीएम थे नेहरू जी, पहले प्रधानमंत्री, उनका डिसमिसिव एटीट्यूड था। यहां पर डॉक्यूमेंट्स में यह पता चलता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने इस पूरे इशू को डाउन प्ले किया, और कहीं ना कहीं वो इस आइलैंड को एक इनसिग्निफिकेंट आइलैंड के तौर पर देखते थे। यहां पर ऑल्दो मैं बता दूं कि भारत में अगर आप देखोगे ऑफिशियल जैसे अटॉर्नी जनरल, उनका कुछ और कॉन्ट्रडिक्शन था। उनका कहना था कि नहीं, भारत ये जो कच्चा तीवो आइलैंड का केस है वो उसको काफी स्ट्रांगली पिच कर सकता है, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल पूरा राइट्स रहा है इसके ऊपर, जमींदारी राइट्स वगैरह रहे, तो भारत चाहे तो काफी स्ट्रांगली इसको पुश कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू जी, इनफैक्ट उनका बयान आया था 1961 में 10 मई को, और देखिए उन्होंने क्या
कहा था, आई अटैच नो इंपॉर्टेंस एट ऑल टू दिस लिटिल आइलैंड, ये छोटे आइलैंड को मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, एंड आई वुड हैव नो हेजिटेशन इन गिविंग अप आवर क्लेम्स टू इट। तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर हम अपना क्लेम इस आइलैंड से हटा लेते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जो पीएम नेहरू थे उनका इस आइलैंड को लेकर जरा भी कंसिडरेशन नहीं था। सो आई डू नॉट लाइक दिस पेंडिंग इनडेफिनेटली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाए। ठीक है, तो ये चीजें अभी आरटीआई के अंदर रिवील की गई हैं। फिर इसके साथ साथ अब क्या था कि भारत में भी काफी सारे इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स थे। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें कुछ ऑफिशियल्स थे जैसे के कृष्णा राव, वो बिलीव करते थे कि भारत का एक अच्छा लीगल केस है, हम फिशिंग राइट्स को लेकर सिक्योर कर सकते हैं और ये आइलैंड हमारे पास आना चाहिए। वहीं दूसरे कुछ ऑफिशियल्स थे एमईए के अंदर जैसे वाईडी गुंडेविया, उन्होंने इस पूरे आइलैंड की इंपॉर्टेंस को डाउन प्ले कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत का इससे कोई ज्यादा महत्व है नहीं। वहीं अब फाइनली क्या होता है कि कई सारे सालों के नेगोशिएशंस के बाद भारत 1974 में ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को सौंप देता है। और देखिए भारत हेजिटेट कर रहा था, अगर भारत चाहता तो वर्ल्ड कोर्ट में जा सकता था इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन भारत का कहीं ना कहीं यह सोचना था कि हम श्रीलंका के साथ रिलेशन थोड़ा अच्छा रखना चाहते हैं, और अगर मान लो कोई मुद्दा वर्ल्ड कोर्ट में चला भी गया तो वहां पर भी ज्यादातर जो बायसनेस होती है वो छोटे आइलैंड कंट्रीज के साथ होती है, छोटे देशों के साथ होती है, तो वहां पर भी श्रीलंका को ही मे बी फेवर किया जाता। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत जो ये मुद्दा है वो इंटरनेशनल स्तर पर नहीं ले जाना चाहता था। 1974 में अब क्या होता है, देखिए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उस समय केवल सिंह, उन्होंने अपना मैसेज उस समय के तत्कालीन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे के एम करुणानिधि, उनको ये मैसेज पहुंचाया और कहा कि भारत ये आइलैंड श्रीलंका को देना चाहता है। और इसी की वजह से, क्योंकि अब तमिलनाडु का भी बाउंड्री वहां पर जुड़ता है, तो जरूरी था कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इससे एग्री करें। तो भारत सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से जो एग्रीमेंट है उसको एक तरह से आप कह सकते हैं हामी भरवा ली और कहा कि हाँ ठीक है, चलो अगर आइलैंड देना है तो दे दो। और कुछ वैसा ही देखने को मिला, और यहाँ पर करुणानिधि को यह बताया गया कि देखिए इस मुद्दे को हम वर्ल्ड कोर्ट में भी ले जाने से कोई फायदा होगा नहीं, तो इससे बेटर होगा कि हम श्रीलंका के साथ अपना रिलेशन जो है वो बेटर रख सकें। और यहाँ पर और भी कई मुद्दे थे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। स्पेशली जैसे चाइना का काफी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था श्रीलंका के अंदर, तो कहीं ना कहीं भारत को लगता था कि